नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपको अपने YouTube चैनल पे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए हम एक नया सेशन लाया है। सेशन उस मामले में कि यूपीएससी के लिए, जैसे कि आप जानते होइएगा कि बचपन में माँ का दूध जितना आपको फायदा करता है उतना ही आपको यूपीएससी में क्या है, एनसीईआरटी काम करता है। एनसीईआरटी हम इस सेशन को इसलिए आप लोग के पास लाए हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से मुखातिब है कि क्या है, हम लोग विविधता चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 6 क्लास में क्या पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर क्या है, विविधता। हम लोग क्लास 6 के क्या 6 का पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी से लेकर सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, हमारे साथ क्या करना है, क्या करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल को खोलना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे को भी शेयर करना है। आपको हम विश्वास रखिए और आशा कीजिए कि आपको यहाँ से हम वो सारी एनसीईआरटी का चीज आपको देंगे जो आपको एक शॉर्ट में कम समय में आपको मिलना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं तो आप लोग जानते हो कि विविधता क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, विविधता। विविधता में आते हैं तो हम लोग देखिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए विविधता का मतलब ये होता है कि क्या एक से अनेक मतलब कि एक चीज का बहुत सारा रूप हो। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप और मेरे में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। देखिए हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए विविधता का मतलब होता है एक से अनेक। सबसे पहले अगर मान के चलिए, इस पे लिखा है ना, इस पे लिखा है क्या, बोलिए सर। इस पे लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ पे यहाँ बगल में सर, क्लिक कीजिए। हाँ चलिए, अब हो गया ये हम लोग को। देखिए विविधता का मतलब होता है एक से अनेक। जैसे कि मान के चलिए आप लोग सिंपल सा समझिए कि शादी ब्याह देखे हुए हैं। शादी ब्याह में जैसे जाते हैं कि तो वहां भिन्न भिन्न तरह के कपड़ा पहनता है, भिन्न भिन्न तरह के कपड़ा पहनता है। भिन्न भिन्न तरह के कपड़ा पहनने से मतलब है कि एक से अनेक। जब हम लोग विविधता को अपनाते हैं तो हम लोग का जीवन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कि कोई आदमी, आप जानिए कि कोई आदमी कहता है कि वेज खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए कि वेज खाना चाहिए और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे वेज खाएगा तो बेचारा जो नॉर्मल जीवन यापन करता है उसको वेज वहां पे कैसे मिलेगा। अब जैसे कि वहां मछली 40 रुपए, जैसे कि क्या है पश्चिम बंगाल में, देखिए वहां का मछली चावल, जैसे हम लोग यहाँ चावल दाल खाते हैं वहां पे मछली चावल है। तो किसी भी चीज को हम लोग एक माप से नहीं नाप सकते हैं कि हाँ वो सही है वो गलत है। कोई चीज का कुछ प्लस भी होता है तो कुछ माइनस भी होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आप देखिए कि पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। चारों क्लास 6 के लिए है, इसलिए कह रहा है कि चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। यहाँ हमने सोच समझकर विशेष और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। क्रिया का स्त्रीलिंग यानी कि इसमें ज्यादातर कौन से क्रिया का यूज होगा, स्त्रीलिंग का, यानी कि स्त्री जाति का बोध होगा। इस जान से प्रयोग किया है कि कैसियों क्या हो महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं को आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़े, शिक्षा में लड़कियों का समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तक को देखें तो उनमें पढ़ने वालों को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ को अलावा हमने कुल कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि इस बुक में अधिकतर पाठ में स्त्रीलिंग रूप का ही बोध होगा। इसलिए होगा कि आप जैसे कि मान के चलिए आप अगर गांव में से है तो आप जानते हो कि गांव में जब
फार्मरिंग यानी कि किसान होता है, किसानी होता है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही किसानी करता है, फीमेल ही करता है। लेकिन जब भी आप फार्मर आप अपने मन में सोचते हैं तो वहां पर आपके मन में क्या आता है, मेल ही आपके मन में आता होगा, फीमेल आता अक्सर नहीं है, हालांकि करता फीमेल भी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक पे आते हैं। हाँ, लेसन 1 देखिए, देखिए इकाई 1 विविधता। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विविधता पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विविधता पढ़ेंगे। विविधता के बारे में हम लोग जाने कि विविधता हमारे जीवन को आसान कर देता है। विविधता ऐसे दो तरह के होता है, कौन कौन, सामाजिक धार्मिक विविधता, एक होता है क्या, पर्यावरणीय विविधता। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पर्यावरण विविधता और एक क्या, सामाजिक और धार्मिक विविधता। हम लोग इसमें सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में। कंफर्म हो जाएगी कि हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। वही खुल गया क्या, देखिए अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग क्षेत्रों में भी आते, अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही हमारे भारत में विविधता है। देखिए हमारा, इससे हम लोग का एक चीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, इस पे गौर कीजिएगा कि हमारे भारत में क्या है, विविधताएं है। क्या है, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं ही हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाते हैं। भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। क्या है, विविधता है। विविधता वाले देश पूरे, अगर हम लोग विश्व का बात करें तो दो जगह विविधता है। एक कौन है, एक भारत में और एक अमेरिका में। अमेरिका में विविधताएं है, लेकिन वहां पे क्या है, विविधता के साथ साथ वहां पे क्या है, तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब होता है कि कहीं कहीं से लोग, जैसे कि कोई यूरोप से आया, कोई कहां से आया, फ्रांस से आया, कोई कहीं से आया, कोई इंडो से आया, तो उस सब अपने पहचान को भुलाकर अमेरिकन हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई कहां से आया, पाकिस्तान से आया, तो अपने धर्म जाति को कयानत रखेगा। कोई कहीं से आया तो उसको ऐसा नहीं कि उसको भारतीय ही हो जाना है। आपको पता है कि हम लोग का संविधान में ऐसा भी, आप लोग संविधान पढ़े होंगे, संविधान में ऐसा भी है कि हम लोग दूसरे क्षेत्र के भी, यानी कि कोई विदेश से भी आकर यहाँ रहना चाहता है, खाना चाहता है, तो रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये छोटा सा 3 को फिगर बनाया गया है। तीनों फिगर तीन आदमी से बनाने के लिए कहा गया। देखिए ना, इसको थोड़ा ऐसे नहीं रह सकता है, ये मतलब कि हिल जा रहा है, ये स्टेबिलिटी नहीं रह सकता, आराम से बढ़ता। ठीक है, आपकी उम्र में 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाया है। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। देखिए ये सब थोड़ा सा इसको नहीं समझिए, इसमें कहने का मतलब इसका एक ही है कि 3 चित्र बनाया, इसमें आपसे चित्र बनाइए, तीनों से भिन्न जरूर होगा, कुछ मामले में जरूर भिन्न होगा। इसका कहने का सिंपल सी मात्रा। अब हम लोग आते हैं कि देखिए इसका मेन पुस्तक का क्या है।
अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे है। जैसे कि कुछ क्या दिया हुआ है, ये कुछ बातें दिया गया है कि बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ। अब हम लिख दिए जूता, आप लिख दीजिए चप्पल, कोई लिख देगा क्या घड़ी। तो मतलब कि सबका सोच क्या है, अलग अलग है। अब जैसे कि मैं घर में डैश में बात करती हूँ, मैं बालकनी में बात करता हूँ, मैं आंगन में बात करती हूँ। मतलब कि कहीं कहीं सबका अपना अपना बात है। मेरा पसंदीदा खेल क्या है, तो मेरा क्या हो जाएगा, किसी का क्रिकेट हो जाएगा, किसी का लीडो हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। सबका अपना अपना क्षेत्र है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को फिलोसफी के बारे में हो जाएगा, किसी को कॉमिक बुक, भांति भांति किस्म का है। तो एक जैसी क्या कह रहा है कि आप अपनी अध्यापिका के सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसा है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज हो गया होगा कि कई मामले में आप अपनी साथियों की तरह है और कई मामलों में उनसे बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब है कि भले ही आप मान के चलिए कि कुछ चीजें पसंद मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज है जो आपको उनसे अलग होगा। उसी को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। कोई अलग जाति, कोई धर्म, नाना प्रकार के भिन्नताएं, उसी को क्या कहेंगे, विविधता कहेंगे। देखिए अब हम लोग इसको कहानी के स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? मतलब कि जो आपसे अलग है उससे दोस्ती करना आसान होगा? अब मान के चलिए आसान तो नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि आप मान के चलिए यूपी से होंगे, वो थोड़ा सा बुरा मान जाइए। यूपी बिहार में अधिकतर होता है कि देखिए अभी भी क्या हो जाता है, लोग कहता है कि क्या है, अभी भी वहां पे अगर किसी अन्य बैक कास्ट के साथ अगर आप खा पी लेते हैं तो वहां पे थोड़ा क्या माना जाता है, आपके घर के लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, और वहां से क्या होता है, वहीं पे क्या हो जाता है, भिन्नताएं चालू हो जाता है। हालांकि आपको समझना चाहिए कि जाति प्रथा हमारे क्या है, जाति प्रथा हमारे जन्म के बाद हुआ है। अब कोई आदमी कोई चमार में जन्म लिया या कोई क्या, जैसे कि देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार में जन्म लिए थे, तो उनमें उनका क्या अधिकार है भाई? उनका जन्म के बाद, जन्म से पहले वो क्या हुए, उनका उसमें क्या अधिकार है? तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बारे में सोचो। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक को कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता था, वहां अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी से मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? उसने कहा कि इसका मतलब आपको हिंदी आती है। और आप ही मान के चलिए कि कोई विदेश का आदमी सीताराम सीताराम कहता है तो आप लोग कैसे अब चौंका जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। अब कोई लड़की आपसे बात कर देता है तो कैसे चौंका जाता है। सेम उसके साथ हुआ। बिल्कुल मैंने कहा, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेजी है। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। वो कह रहा है कि आप देखने में क्या लगते हैं, अंग्रेज लगते हैं। ये दोनों लड़का के बात हो रहा है। ये है जो पेपर बेच रहा है और ये क्या कर रहे हैं, भाई साहब खरीद रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है जनपद का भीड़ है। देखिए ऐसे एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाया होगा, हम पढ़ाते नहीं, याद कराते हैं। पढ़ना नहीं है, यहाँ से याद कीजिए। देखिए ये हो गया लड़का जिसको पेपर बेच रहा है और ये क्या कर रहा है, पेपर दे रहा है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। जैसे कि आप लोग भी हो सकते हैं कि 10th तक अगर आप यूपी बिहार से होइएगा तो क्या है, 10th में क्या लेना कंपल्सरी है, क्या लेना, संस्कृत लेना। थोड़ा सा रुक जाइए, आंख से आंसू आ जा रहा है, चश्मा लगा लेते हैं। थोड़ा सा चश्मा लगा लेते हैं। नहीं तौलिया रहने दीजिए।
सब्जेक्ट उसने पूछा, अब तो कभी स्कूल नहीं गया हूँ। उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता। उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट विषय मतलब वो कहा कि हम हिंदी विषय एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है। आज से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं सुने हैं। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई। आप जानते होइएगा, स्टॉप से द रेड लाइट, गो से टू ग्रीन, चेंज से टू अम्बर ऑन ब्लिंकिंग इन बिटवीन। मतलब कि स्टॉप से क्या हो जाता है, गाड़ी रुकता है तो हरी हो गई तो क्या हो गया, वो लड़का बेचारा जो पेपर खरीदा था वो चला गया। मैंने अभी अपने को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, क्या है कि ट्रैफिक पीछे से रहता है तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगले दिन वह फिर से वहां पर था और मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है। सब्जेक्ट, उसके लिए सब्जेक्ट ऐसा हो गया कि रेंज रोवर क्या होती है और विदेशी क्या होती है। आपको बता दे, अब कि आप ही से पूछ दिया जाए, देखिए कि क्या, अब आपको जो गांव से नहीं होगा उससे पूछ देखिए क्या बैल क्या होता है, तो बेचारा बैल क्या जानेगा। तो वैसे ही इनके साथ सब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा है मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो प्रजा उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा, उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। कभी स्कूल नहीं गया। कौन? जो पेपर बेच रहा है। कौन? जनपद के ट्रैफिक में। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। साइकिल के गद्दी के बराबर, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, ऐसे भी, लेकिन साइकिल से थोड़ा ऊंचा है, ये बात अलग है। एनसीईआरटी में साइकिल से थोड़ा ऊंचा, लेकिन वो बताया कि साइकिल के गद्दी ये होता है, देख लीजिए उसी के बराबर है। हाँ, नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। कौन? लड़का पूछा। पर अब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मतलब क्यों बोला कि मेरी माँ कहाँ है? मेरठ में है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? देखिए, अब आप लोग यूपीएससी का तैयारी अगर दिल से करते हो तो एक वर्ड आप लोग से पूछेंगे, समीर को क्या बोलते हैं? समीर को और क्या चीज के नाम से जान सकते हैं? समीर का पर्यायवाची क्या होता होगा? शायद इसमें दिया भी होगा। तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। दोनों का नाम क्या निकला? समीर 1 और समीर 2। अब देखिए, मैंने बताया क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? समीर का अर्थ क्या होता है? अभी आप लोग से हम भी पूछे, पर्यायवाची छोड़ दीजिए, अर्थ बता दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए होगा, तो समीर का अर्थ होता है हवा, पवन। पवन, हवा, क्या? वायु। और पवन पुत्र कौन है जानते हैं? हनुमान। आप लोग देखे होइएगा, पवन पुत्र हनुमान है। कौन है? हनुमान है। लंका में जो फान गए क्या चीज को? समुद्र को। तो अब से आप समीर 1 और समीर 2, अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। समीर 1 कौन हो गया? जो पेपर खरीद रहा है, और समीर 2 कौन? जो बेच रहा है। शुरू एकदम याद कर लीजिए। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जब जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था। उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी क्या थी? चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मतलब कि पहले जैसा मुस्कान नहीं थी। चिर परिचित का मतलब पहले जैसा मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। देखिए, आप लोग के बहुत सारा में आएगा, यूपीएससी में बहुत बार आएगा सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब कि एक समुदाय के दूसरे समुदाय से क्या हो जाना? झगड़ा हो जाना, उसी को सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। कौन कह दिया? जो पेपर बेच रहा।
वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में है। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाया। आप अब ये देखिए क्या कर रहा है। एक क्वेश्चन है आप लोग को, बताइए कि समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर बताइए। क्या गो अंतर? 3 गो। क्यों ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाएंगे? क्या कर पाएंगे? रोक पाएंगे। कहने का मतलब है कि समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर बताइए। आप लोग सोच के बताइए, तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। सोच के बताइए क्या होगा समीर एक समीर दो में अंतर? नहीं ठीक है। चलिए, समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए, समीर एक और समीर दो में 3 अंतर लिखना है तो पहले समीर एक और समीर दो में देख लीजिए कि पहला अंतर क्या है। समीर एक और समीर दो एक क्या है? समुदाय से नहीं है। समीर एक हिंदू है और समीर दो मुस्लिम है। दूसरा का समीर एक जो है वो पढ़ा लिखा है और समीर दो क्या है? कभी स्कूल ही नहीं गया। क्या बेचता है? अखबार बेचता है। समीर एक क्या है? अपने फैमिली के साथ रहता है, वो पढ़ता लिखता है, और समीर दो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता है। क्या करता है? अखबार बेचता है। इसलिए 3 गो आंसर हो गया। और लोग अपना से और 2-3 गो आप लोग सोचिएगा। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। कहने का मतलब है कोई भी अंग्रेजी या हिंदी का अखबार ये नहीं बता सकता कि आखिर उसका समीर कहाँ गया। ओइली सोन गुप्ता की कहानी द लाइफ चेंज पर आधारित। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वही समीर दो हिंदी बोलता है। पहला ऑप्शन, पहला अंतर ये भी बता सकते हैं कि समीर एक को क्या आता है? समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है क्योंकि वो सब्जेक्ट बोला था, याद कीजिए। और समीर दो को हिंदी तक बोलना नहीं, दो हिंदी बोलता है, वो भी अच्छा से नहीं बोल पाता। क्योंकि आप जानते हो कि आप लोग जो हिंदी बोलते हैं और जिसके माता पिता थोड़ा सा अशिक्षित होंगे, उनके हिंदी में आप दोनों में अंतर हो जाता है। थोड़ा सा समझिएगा। इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है। अब देखिए, ये हम लोग को कहानी, देखिए एनसीईआरटी इसलिए आदमी को पढ़ाया जाता है यूपीएससी में कि एनसीईआरटी बहुत सहज बुक है। वो कहानी के माध्यम, अब देखिए आपको एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि समीर कौन था। ऐसा यूपीएससी इतना नॉर्मल एग्जाम नहीं, लेकिन वो आपको क्या डेवलप कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। वो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? उस लाइक बना रहा है। आपको विश्लेषण क्षमता, आपको क्या करना है? आपको कहीं ना कहीं आपको सोचने का क्षमता डेवलप करना चाह रहा है एनसीईआरटी के माध्यम से। इसलिए इसको कहानी की तरह पढ़िए, बिल्कुल बोझ लेकर मत पढ़िए। थोड़ा सा इसको नोटिंग करना है, थोड़ा सा एकदम, नहीं तो इतना यूपीएससी में नोट करना है। नोट ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा क्या कीजिए? अंडरस्टैंडिंग और याद कीजिए और उसको डेवलप कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नोट करना होगा हम बता देंगे। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो नहीं मनाते हो। ऐसा कोई त्योहार बताइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मनाते हो। तो ऐसा कोई त्योहार होगा जो समीर एक मिलेगा। सबसे पहले लिख दीजिए क्या? रिपब्लिक डे। कौन डे? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी कि, और दूसरा का बाद क्या लिख दीजिए? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस लिख दीजिए। और अगर मान के चलिए तो अब होली भी हो गया ना। होली अधिकतर देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर मनाते हैं। होली हो गया, उसके बाद क्या हो गया? शादी ब्याह में भी देखते होइएगा कि हिंदू के शादी में मुस्लिम चले जाते हैं और मुस्लिम के शादी में हिंदू चले जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए ये सब आप लिख सकते हैं। ये सब आपको कहीं ना कहीं, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आप आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। वो सब अपना कर लीजिएगा। कहानी के रूप में आप भी कभी ऐसा किए हैं जो दूसरे समुदाय से अगर दोस्ती किया है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा आप लोग का दोस्ती अच्छा निभा कि नहीं निभा। लिए
समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतों को भी पूरा नहीं हो पाती है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज का अलग अलग समूहों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप समझते हैं क्या बोला कि देखिए ये जो आप लोग देखिए यह कहीं ना कहीं विविधता का रूप नहीं है। अब ये बात हमको सोच के पहले बताइए, कौन ऐसा फैमिली होगा जो अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहता है? कौन ऐसा फैमिली नहीं होगा? क्या आपके माँ पापा आपको नहीं चाहते होंगे कि हम बहुत बड़े, हम अपने बेटा को क्या राजा बनना देखें? कौन नहीं चाहता है कि उसका बेटा पीएम होइहन, सीएम होइहन, डीएम होइहन? कौन नहीं चाहता? सबसे पहले होता है पेट। जब आपका मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं पूरा होगा तभी जाके आप क्या कीजिएगा, जब आपको पढ़ पाइएगा। इसीलिए आपको क्लास 7 के पॉलिटी में हम पढ़ाएंगे मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील इसी के लिए आया था कि क्या हो, सबसे पहले बात तो असमानता, भेदभाव दूर हो, और दूसरी की बात क्या हो, भोजन का क्या हो। जब आपका पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आपका पेट में भोजन होगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, लुधियाना, कहां इलाहाबाद, कहीं कहीं से रह के पढ़ते हैं। उसमें से आप लोग बताइए कि जिस दिन आप भूखे रहिएगा आपको पढ़ने से ज्यादा खाना पर ध्यान जाता होगा कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस किस तरह का काम करते हैं लोग? जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसके पास, चाहता भी तो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे नहीं था। भाई कहां से जाएगा? आपकी राय में अगर स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? उसके लिए कैसे जा पाता? आप ही बताइए कि आपके अगर पिताजी घर से पैसा नहीं भेजे तो आप कहां से पटना में रह पाइएगा? तरीके में चिड़चिड़ी हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो उस लायक हो गए कि आप लोग होम ट्यूशन भी पढ़ा के क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिमाग लगा के। अब जैसे कि यहाँ पे ही देखिए क्या है, एक टेक्निकल टीम है ना, तो क्या करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या करना है, कहीं ना कहीं से आप लोग भी क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आराम से सक्सेस हो जाएगा। क्या टेंशन लेते हैं? हमारा स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। आप कहा तो नहीं, जुम्बो हो जाता है, बदल नहीं। कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपका जाति क्या हो गया, कुम्हार। आप पंडित के घर में हो गए तो पंडित, और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सही बात है, बहुत सारा अभी आप देखते होइएगा कि अपने पिता के पैतृक पेशा को अपना लेते हैं। उससे क्या होता है, गैर बराबरी पैदा होता है। आपके पास भी वही असीम अनुकंपा है जो क्या है, मोदी जी के पास है, योगी जी के पास है, द्रौपदी मुर्मू के पास है, जगदीप धनखड़ के पास है, स्वामी विवेकानंद के पास था, आपके पास भी है। थोड़ा सा मेहनत करना है हमारा, और देखिए शेयर करते चलना है, तब ये आप ही लोग से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करते चलना है, क्या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बताते चलना है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विविधता कि अभी तो हम लोग पढ़े कि विविधता होता क्या है। तो अभी छोटा सा एक एग्जांपल लिख लीजिए कि विविधता क्या होता है। विविधता जहां क्या हो, अलग अलग रूपों को मिलना ही क्या है। एक लाइन में मात्र लिख लीजिए स्टार लाइन करके कि अलग अलग रूपों का मिलना ही क्या है, विविधता है। अलग अलग रूपों का मिलना ही क्या है, विविधता है। और जहां सभी प्रकार एक ही रंग के मिले तो क्या हो जाए, एक रूपता हो जाए। जैसे कि मान के चलिए कि हम करिया पहने हैं, आप भी करिया पहन लिए, तो ये क्या हो गया, एक रूपता हो गया। अलग अलग रूपों का मिलना विविधता है। छोटा सा एक लाइन में लिख लेना है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, कैसे पूर्ण बनाती है। ये हमको पढ़ना है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 स्कूल बने, समीर दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। देखिए पहले ही बोले थे स्त्रीलिंग जाति का बोध होगा, इसलिए पुरुष अपने लिए क्या कर लीजिएगा, पुल्लिंग जाति का वोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी स्त्रीलिंग नहीं देगा।
आपने शायद उनके घर में भी अलग अलग तरह का खाना खाया होगा। सही बात है, हम भी खाए हैं। पिछले दिन हम लोग का एक दोस्त था, तो उसके यहाँ क्या चीज पे गए थे, कुछ पे गए थे, तो हम लोग उस सेवई बड़ा अच्छा बनाता है। उस सेवई, क्या सेवई था पूछिए ही मत। मजा आ जाएगा, याद आ गया सेवई का खाना खाया होगा। उनके साथ अलग अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब बताइए कि सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन से व्यंजन खाया है, कौन से व्यंजन खाया। बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से व्यंजन भारत के अलग अलग प्रांत के खाए हैं। जैसे बिहार का लिट्टी चोखा हो गया, बिहार का लिट्टी चोखा हो गया, और मान के चलिए बिहार में एक जगह और है मुजफ्फरपुर, वहां का लीची हो गया। और ही क्या हो गया, अभी तिलकुट कहाँ का फेमस है, गया का तिलकुट हो गया। वैसे ही यूपी का क्या हो गया, कचौड़ी हो गया। तो बताइए कहाँ का क्या फेमस है, आपको कहाँ की कौन कौन सी चीज खाए हैं, हमको बताइएगा थोड़ा। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ भी शब्द जानते हैं। इंग्लिश थोड़ा मोड़ा जानिए लेते होइएगा, संस्कृत जानते ही होइएगा कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन सुख पावत नहीं। देखिए बीच बीच में हम थोड़ा सा मोटिवेशन करते रहेंगे कि इस दुनिया में सकल पदार्थ, सारा पदार्थ आपके लिए है, लेकिन जो क्या है, अबुद्धिहीन है, जो बुद्धि से हीन है, वो व्यक्ति उस चीज का सुख नहीं पा पाता है। क्योंकि आप जिसके आपके पास जो है उस चीज का, जैसे कि आज आप 7 घंटा पढ़े, उसके लिए खुश नहीं है, लेकिन आपका 1 घंटा कम हो गया, उसके लिए दुख है। तो सकल पदार्थ है जगन माही, या कर्महीन सुख पावत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसी पे आगे बढ़ते हैं। आपके जुमे हो जाता है, आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूत भूतियों की कहानी पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद की कहानी बनाना भी पसंद हो, कुछ लोग पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने की हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर आपको और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वह विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। मतलब कि जो जहां रहा वहां के बारे में कहानी लिखा, इतिहास लिखा। कुछ ने अपने बचपन के यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में निकाल कर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफेद, एक ही तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। बताइए कि ऐसा जगह पे रह के कौन सा कहानियां लिख पाएंगे। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा, बना के हमको उसको एक लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब हमको बताइए कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तालिका बनाया गया है, 2 और तरीके लिखिए। जैसे कि बताइए, प्रार्थना और इबादत करना, कोई भक्ति गीत गाना है, कोई क्या करता है, कोई मेडिटेशन यानी कि शांत होकर क्या करता है, मेडिटेशन करता है। कोई क्या करता है, कोई प्रार्थना गीत गा रहा है, कोई शांत होकर क्या कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। कोई क्या करता है, तो कोई और प्रार्थना इबादत करने का अगर बात करें तो कैसे प्रार्थना इबादत किया जाता है, और मान के चलिए तो प्रार्थना इबादत का एक और फॉर्मूला है कि कोई क्या करता है, जाके नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ना। इसी तरह शादी में कौन कौन से अदालत में रजिस्टर, शादी अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके शादी करना। कोई जाके कोर्ट क्या करता है, लव मैरिज शादी करता है, कोई परिवार के पसंद से शादी करता है। ये सब अपना भर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। बात सही है, हम लोग जितने भी काम करते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो चावल दाल पानी रख दिए, बिरयानी बनाते हैं तो चावल सब्जी मीट या कुछ भी रख दिए। तो कहने का मतलब कि तरीका एक ही होता है, मतलब कि थोड़ा सा क्या होता है, विविधता आ जाता है, भिन्नताएं आ जाती है। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, करते तो एक ही है ना महाराज, लेकिन भिन्नताएं उसी तरह के थोड़ा सा अलग हो जाता। हम विविधता को कैसे समझे, करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे,
तभी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नहीं, जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस खा पी लिया, वहां का पेड़ पौधा खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर उसके बाद वहां से खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ गया। तो देखिए कैसे कैसे आदमी का स्थानांतरण हुआ। और कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, अब जैसे कि देखते होइएगा कि अभी भी क्या है, बिहार से बहुत लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं। तो कुछ लोग युद्ध के कारण, मतलब कि अगल बगल में युद्ध होने के कारण घर छोड़ देते हैं। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृतियों, नई जगह की संस्कृतियों में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलती जुलती संस्कृति उभरती। मतलब कि कुछ, अब जैसे कि आप ही मान के चलिए, आप गांव से आए होइएगा दिल्ली, तो आप गांव से जिस समय आए होइएगा आप उस समय एकदम गवार टाइप का थोड़ा होइएगा, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ आइएगा तो गांव का आप छोड़े नहीं होइएगा। जैसे सपोज मान के चलिए कि आपको शर्ट में हल्दी लग गया, तो हल्दी आप छोड़ाइएगा तो पूरा नहीं छूटेगा, थोड़ा न थोड़ा उसका अंश रह ही जाता है। वह बात समझाने का कोशिश कर रहा है कि जहां जाता है वहां का भी अंश थोड़ा रह जाता था और वहां के भी अपना लेता था। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृतियों, प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोग के कपड़े और खान पान की आदतें में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहर में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि लोग, शहर का लोग क्या जाने, वैसे ही कहा गया है कि बानर जानलन आदि के सवाल। वही बात है कि शहर के लोग क्या जाने कि सब्जी कैसे उगता है, उसके लिए तो दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि अभी आपको गार्जियन से पैसा आ रहा है तो आपको क्या पता कि पैसा कमाने में कितना मेहनत होता है, क्या उसके लिए प्रक्रिया करना पड़ता है, आपके पास जो पैसा आ रहा है सच में वो कैसे आ रहा है। और जब जिस दिन कमाइएगा बाबू, उस दिन पता चलेगा कि सच में पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है। आगे बढ़ते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए। एटलस आप लोग के पास है तो देखिए, हम जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला सबसे पहले नक्शे खरीदते हैं। तो एटलस में क्या देखिए, भारत के नक्शा देखिए और उस क्षेत्र को उनमें ढूंढिए कि लद्दाख और केरल कहां पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहां के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशों को कैसे प्रभावित करते हैं बताते हैं। देखिए यही है लद्दाख, ऊंचे पहाड़ वाले रेगिस्तान का इलाका। ऊंचे पहाड़ वाले रेगिस्तान का इलाका लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। पीने के लिए, पानी के लिए भी क्या रहता है कि बर्फ पिघलेगा तो वहीं से पानी पिएंगे। यहाँ के लोग यह खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पाशमीना ऊन मिलता है। आप लोग सुने होइएगा, नोट टू द पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए पाशमीना ऊन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काश्मीरी साल या काश्मीरी स्वेटर कहते हैं। तो देखिए वो पाशमीना ऊन से निकलता है जो एक खास तरह की बकरी में पालने से उसके बाल से निकलता है, इसलिए पाशमीना साल भरी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके
कश्मीर के व्यापारियों को बेच देता है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। हम अभी बताए थे कि आप बताइए कि लद्दाख के आदमी बेचारा सब्जी खाएगा तो कहाँ से आएगा? बेचारा 150-200 रुपया, 500 रुपया महीने रोज का कमाएगा। वहाँ सब्जी 110 रुपए किलो, प्याज मटर होगा, कैसे खाएगा? इसलिए वहाँ के लोग ज्यादातर एनिमल से ही निकलने वाले चीज जैसे दूध, छेना, पनीर, मांस, मछली ये सब खाता है। इसीलिए ये हमको कहना है कि कोई नॉनवेज खा रहा है गलत है। समय और परिस्थिति, हाँ अच्छी बात है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वो हमारे शरीर को भी क्या करता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को क्या करता है, कमजोर करता है। कि एक बार जब नॉनवेज खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में 24 आवर्स लगता है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिसमें गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे। आज तिब्बत कहते हैं ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। देख लीजिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा था? लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा था। याद कीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा कि लद्दाख के रास्ते ही क्या पहुंचा था? बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। देखिए, हम लोग के यहाँ 400 साल पहले इस्लाम धर्म, अरे भाई दिखा जाओ, हाँ 400 साल पहले इस्लाम धर्म आ गया था। कितना साल पहले? 400 साल पहले यहाँ पे लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ का केसर साग लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप के मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उसका नाटक खेलते हैं। वहाँ का लोग इस सब पे क्या करता है? गाते हैं और नाटक खेलते हैं। आइए केरल का परिचय करें तो केरल ये मछली पकड़ने की जाल, चीनी की जाल। देखिए, वहाँ चीन का थोड़ा सा असर था इसलिए चीनी जाल है। इसको आप बड़ी ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। हाँ, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ से समुद्र है और दूसरी तरफ से क्या है? पहाड़ है। देख लीजिएगा मैप में जाके। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। मसाले के कारण ये क्षेत्र क्या चीज के लिए बना? व्यापारियों के लिए आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन आया? यहूदी और अरबी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। माना जाता है कितना साल पहले? 2000 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारियों यहाँ आकर बस गए। इन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ? केरल में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे थे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारियों भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। चीना वाला, देखिए कहीं ना कहीं उसका चीन से क्या है? असर है। और चीना वाला, इसीलिए उसका जाल का भी नाम है क्या है? चीना वाला। तलने के लिए मछली तले हुए हैं ना, हाँ, तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। हाँ, चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, चावल और सब्जी और चावल खाते हैं। मछली, चावल और सब्जी खावल। देखिए वहां का, देखिए ये ओणम है। ये क्या है? ओणम है।
केरल के मनाए जाने वाले त्योहार का ओणम एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता। देखिए केरल में माना जाता है कि केरल का वहाँ का एक भगवान है, वहाँ का जो राजा है, इस दिन जो देखिए बहुत सारे लोग नाव को क्या कर रहे हैं, खेप रहा है, और इस दिन जो नाव को खेप कर सबसे पहले सबसे तेज पहुंचाता है उसको माना जाता है कि राजा रात में आके क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसा केरल का क्या है, इतिहास है। क्या है केरल का पर्व, कौन है, नाव प्रतियोगिता ओणम, कौन, याद रखिएगा। अब आइए होइए गया थोड़ा देर और, जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मसाले की खेती संभव बनाई, वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। उसके इतिहास से भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है, विविधता पर उसका गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब कि मेरे कार्य के साथ क्या होता है, उस क्षेत्र के साथ नए हिस्से बन जाते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं को घुल मिल जाते हैं। मतलब कि जब अगल बगल में आप देखिएगा, अगर कोई आपका पड़ोस होगा तो वो जो त्योहार मनाते होगा उसमें आप लोग भी शामिल होकर उसमें घोल मिल जाते होगा। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेज का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग परिवेशों में क्या है कि लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। देखिए भारत में जो विविधता है उसका कभी भी कमजोरी का कारण नहीं बना। भारत में विविधता होने के कारण भी हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग को विविधता थोपी हुई चीज नहीं है, हम लोग विविधता को अपनाए हुए हैं, हम लोग पर विविधता थोपा हुआ चीज नहीं है। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज के खिलाफ लड़े जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। मतलब कि ऐसा नहीं कि विविधता के कारण अंग्रेज सोचा कि हम लोग फूट डालकर क्या करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फूट नहीं डाला और क्या हुआ, हम लोग विविधता में भी अंग्रेज को भगाए थे। ये हमारे लोग के लिए गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये कहानी है जो दिन प्यार के हमारे भूल न जाना, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये वाला खेल याद रखिएगा। अभी इसका क्वेश्चन हम पूछेंगे। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना। देखिए ये क्या है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, ये है पंडित नेहरू जी, देख लीजिए। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा करते थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जाने गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों में याद किया जाता है। जो गीत था, इन्हीं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या कर दिया, अंग्रेज ने बहुत आदमी पर क्या चलवा दिया था, गोली चलवा दिया था और बहुत सारे लोग उसमें हम लोग का मर गए। उसी के याद में ये गीत गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की क्या की थी, परिकल्पना की गई थी। झंडा के भी हम लोग कब परिकल्पना किए थे, सोचे थे कि झंडा इस कलर का होना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि प्लीज आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा, अगर यूपीएससी का तैयारी करते हैं, कि हम लोग का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर होता है। राष्ट्रगीत बहुत होता है, राष्ट्रगीत बहुत होता है, लेकिन राष्ट्रगान है वो किनके द्वारा लिखित है और कितना सेकंड में उसको गाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अब यहाँ पे आंसर देखिए लिए होइएगा आप लोग। गई थी एक झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं। अभी भी हम भी बताए थे कि अभी बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके आधार अलग अलग तरह से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना
है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखे। देखिए अभी हम लोग आपको जो 4-5 क्वेश्चन बोले हैं उन्हें कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात और, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरे चैप्टर भी हम लोग लेके आएंगे और बहुत सारे टीचर के साथ आपको पॉलिटी के, एनसीईआरटी क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपीएससी का सारा चीज आप लोग को कोशिश किया जाएगा, फ्री में दिया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।